हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्थ में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वनपाल और वनरक्षक भर्ती 2021 के संबंध में। आज इस वीडियो में हम दोस्तों वनपाल भर्ती 2016 का जो पेपर है उसको दोस्तों संपूर्ण व्याख्या सहित पेपर को हल करेंगे। दोस्तों, अभी आपको पता होगा कि वनपाल और वनरक्षक भर्ती 2021 है, इसका सिलेबस अभी तक नहीं आया है। तो दोस्तों, जब तक सिलेबस ना आ जाए तब तक हमें चाहिए कि जो पीछे के जो मॉडल पेपर है, पीछे के जो पेपर हुए हैं वन विभाग के अंदर, तो दोस्तों उनका बहुत ही बड़ा योगदान है, वो इस भर्ती में रहने वाला है। तो दोस्तों, आपको एग्जाम से रिव्यू है, एग्जाम प्रश्नों का जो रिव्यू है वो आपको कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को आप एक बार जरूर देखें और बाद में निर्णय लें कि इसके बाद में जो वीडियो आ रहे हैं उनको देखना है या नहीं। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको 50% बताऊंगा, लेकिन आपके लगभग इसमें 50 गुणा 5 कर सकते हो आप। 250 क्वेश्चन है वो आपके यहाँ हल हो जाएंगे 50 से, क्योंकि इनकी व्याख्या ही कुछ इस प्रकार की है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों, अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हेडिंग कि कार्यालय उपवन संरक्षक उदयपुर उत्तर के द्वारा दोस्तों ये पेपर हुआ था 2016 में, उसको मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, निम्न में से जिप्सम का सूत्र है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 CaSO4 2H2SO4। तो दोस्तों, इसमें इसकी व्याख्या दी गई है, वो क्या है? जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना एक सल्फेट खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र CaSO4 2H2O4 2H2O होता है एवं इसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग दोस्तों? जिप्सम का। दोस्तों, ये अब की बार भी पूछा जा सकता है कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। आगे बात करें, प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, मानव शरीर में रुधिर का अविरल बहना तथा खून का थक्का नहीं बनना किस विटामिन की कमी से होता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ये हो जाएगा विटामिन, ये आपके के की कमी से। विटामिन के को दोस्तों हम बोलते हैं पिलोक्विनोन। तो दोस्तों, इसमें आप ये देख सकते हैं कि विटामिन के अन्य नाम क्या है? फाइलोक्विनोल एंटी हेमरेजिंग विटामिन। स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन दोस्तों? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के की बात हो रही है दोस्तों। तथा बड़ी आंत के जीवाणु द्वारा संश्लेषित करने में मदद मिलती है। कार्य क्या है? ये रक्त स्कंदन में सहायक कारकों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसे प्रतिरक्त स्राव या एंटी हेमरेजिंग विटामिन भी कहते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न ये भी बन सकता है कि एंटी हेमरेजिंग विटामिन है वो किसे कहते हैं? विटामिन के को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 3, भारत में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति है उसको शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। कहाँ? किसका? सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है वो इसको शपथ दिलवाता है। भारत में राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा इसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाएगी। दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है तो ठीक है, नहीं तो उसका वरिष्ठ न्यायाधीश यानी सबसे बड़ा जो न्यायाधीश होगा वह है इसी शपथ दिलाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद है, इनका जो जन्म दिवस है उसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका विवरण देख लेते हैं। भारत के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी। दोस्तों, ये राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो दोस्तों, ये 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ सॉल्व हो रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है दोस्तों, सांभर झील का निर्माण किसने करवाया? एकदम सिंपल प्रश्न है दोस्तों, देखा जाए तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वासुदेव चौहान। सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। जयपुर जिले में स्थित यह झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी चिल्का झील के बाद खारे पानी की झील है। दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी दूसरी झील कौन सी है? सांभर झील। सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का झील, उड़ीसा। यह झील 3 जिलों जयपुर, अजमेर, नागौर की सीमा बनाती है। दोस्तों, यहां से प्रश्न बन सकता है कि सांभर झील का फैलाव राजस्थान के किन जिलों में है या किन जिलों में नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम नगर पालिका 1864 में कहां स्थापित की गई? बहुत सिंपल प्रश्न है दोस्तों, माउंट आबू में। राजस्थान के पर्यटन स्थल माउंट आबू में प्रथम नगर पालिका की स्थापना 1864 में हुई थी। इसके बाद 1866 में अजमेर में, 1867 में ब्यावर में नगर पालिका की स्थापना की गई। तो दोस्तों, प्रथम जो 3 नगर पालिका है, प्रथम आपके माउंट आबू में 64 में, इसके बाद में अजमेर में 66 में और 67 में ब्यावर अजमेर में।
इसके बाद में दोस्तों जयपुर में नगर पालिका की स्थापना 1869 में हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7 है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1938 में। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से। इसका प्रथम सभापति बलवंत सिंह मेहता को तथा मंत्री माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया। 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1940 के बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड की जयंती के अवसर पर मेवाड़ राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। दोस्तों आपको पता होगा कि 6 अप्रैल से 13 अप्रैल 1940 के बीच जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी जयंती के अवसर पर दोस्तों मेवाड़ में राष्ट्रीय सप्ताह भी मनाया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8 है हमारा, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से भी। तो स्वतंत्रता के समय राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। स्वतंत्रता के समय राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था। 1950 में संविधान ने भारतीय संघ के राज्यों को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया था, श्रेणी ए, ब, स और द। श्रेणी ए कौन सी थी? वह राज्य जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। ए श्रेणी के कौन से थे? जहां ब्रिटिश भारत में गवर्नर का शासन था। बी श्रेणी कौन सी थी? राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन, मतलब राजा होते थे। श्रेणी स में थे ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन, कुछ में शाही शासन। श्रेणी द जहां केंद्रीकृत प्रशासन था, जिसे हम दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, उसको श्रेणी द में रखा गया था। तो दोस्तों आप कह सकते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा को कौन सी श्रेणी में रखा गया था? द श्रेणी में। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9 है दोस्तों, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद अगस्त 1952 में भारत सरकार के एक कार्यपालिकीय संकल्प द्वारा कार्यपालिका है उसके एक संकल्प के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें निम्न पदाधिकारी शामिल होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री है वो इसमें होते हैं। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होते हैं। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या प्रशासक होते हैं, जिसे हम उपराज्यपाल भी कह सकते हैं। योजना आयोग या नीति आयोग के सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। किसमें? राष्ट्रीय विकास परिषद में। तो ध्यान रखना है, जो केंद्र की जो आपकी जो कैबिनेट है वो दोस्तों इसमें होती है। राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक होते हैं, और योजना आयोग के सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 है, सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, खान अब्दुल गफ्फार खान को दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत में खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इसी कारण इन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र में दोस्तों कौन से में पश्चिम और उत्तर दिशा में जो सीमांत प्रदेश है वहां दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा क्या किया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। इसलिए दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके संगठन खुदाई खिदमतगार या लाल कुर्ती दल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो दोस्तों जो ये संगठन है खुदाई खिदमतगार, इसके अध्यक्ष कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिसे हमें लाल कुर्ती दल के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 11, किस समुद्री जीव का संबंध चिल्का झील से है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ओलिव रिडले समुद्री कछुआ। ऑप्शन नंबर डी है, इसका सही हो जाएगा। ओलिव रिडले समुद्री कछुआ का संबंध चिल्का झील से है। ओडिशा महानदी डेल्टा के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। भारत की सबसे बड़ी लेगून झील है। एशिया में सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारे देश के जो सीमा रेखा है उससे संबंधित है। मेक मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। मेक मोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच में दोस्तों रेड क्लिफ रेखा है। भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है, और भारत और चीन के बीच में मेक मोहन रेखा है। तो दोस्तों ये तीनों ही पॉइंट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके अगले एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या दोस्तों 13 है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है दोस्तों, अगले एग्जाम में भी ये आ सकता है। तो दोस्तों इसमें होता है विटामिन ए। किसमें? मछलियों के यकृत का जो तेल होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है। इसकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है, जिसे विटामिन ए का नाम कह सकते हैं। रोग के लक्षण क्या होते हैं? कम प्रकाश, ये रात में दिखाई नहीं देना, ये विटामिन ए की कमी का संकेत है। मुख्य स्रोत क्या है? हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, मछली, यकृत तेल, कलेजी मतलब यकृत, दूध, पनीर एवं अंडे की जर्दी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14,
निम्नलिखित में से कौन सा धातु कमरे के सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है? कमरे के सामान्य ताप मतलब आपका जो तापमान है वो सामान्य लेवल में है, उस अवस्था में कौन सी धातु है वो तरल अवस्था में मिलती है, यह प्रश्न है दोस्तों। तो दोस्तों ये होता है पारा, जिसे मरकरी भी कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नंबर 3, पारा मरकरी धातु कमरे के सामान्य ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। पारा चांदी जैसी सफेद और चमकीली धातु होती है। यह साधारणतः ताप पर द्रव्य तरल अवस्था में विद्यमान रहती है। यह उष्मा एवं विद्युत का सुचालक होती है। कौन दोस्तों? पारा या मरकरी। प्रश्न संख्या दोस्तों 15 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न यहां से भी बन सकता है, वित्तीय आपातकाल से। दोस्तों आपका जो ये 360 अनुच्छेद है इसका संबंध वित्तीय आपातकाल से है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 360 में प्रावधान किया गया है कि यदि राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत या उसके किसी बाका वित्तीय स्थायित्व या साख संकट में है, तो राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अभी तक इसकी घोषणा एक बार भी नहीं की गई है, यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ सकता है कि 360 अनुच्छेद 360 को भारत में कितनी बार लागू किया जा चुका है? 0 बार। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों एकदम सिंपल प्रश्न है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले तक होता है, यह किसी भी समय त्याग पत्र दे सकता है या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, ध्रुव पर 2 क्रमागत देशांतरों की दूरी क्या होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। देशांतर वो रेखाएं होती है जैसे कि ये ग्लोब है आपके दोस्तों, यहाँ से दोस्तों ये आपके इस प्रकार जो रेखाएं होती है पृथ्वी पे ऊपर से नीचे की ओर आती है। तो दोस्तों आपकी जो ये देशांतर रेखाएं हैं, तो ध्रुव पर दोस्तों इनके मध्य में जो दूरी पूछी है, क्रमागत देशांतरों की दूरी क्या होती है, यह पूछा गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो रेखाएं हैं ये आपको पता है यहाँ एक ही जगह मिलती है, एक ही जगह से शुरू होती है। तो दोस्तों यहाँ जो है ये 0 डिग्री, तो दोस्तों इसकी बात हो रही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर देशांतर के मध्य दूरी कम होती जाती है तथा ध्रुव पर सभी देशांतर एक जगह मिल जाते हैं तो क्रमागत देशांतरों की दूरी 0 हो जाती है तथा भूमध्य रेखा पर 2 क्रमागत देशांतरों की मध्य दूरी अधिकतम 111 किलोमीटर हो जाती है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना है कि भूमध्य रेखा पर देशांतरों के मध्य अधिकतम दूरी है वो 111 किलोमीटर होती है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम किससे संबंधित है? रामप्रसाद बिस्मिल को किस नाम से या इनका जो नाम है किस लिए चर्चित हुआ है, दोस्तों आपको यह बताना है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा काकोरी षड्यंत्र केस। रामप्रसाद बिस्मिल का नाम काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित है। इनके साथ अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी थे। क्रांतिकारियों पर चलाए गए प्रमुख मुकदमे, अलीपुर षड्यंत्र केस है 1908 में चला, घोष बंधु अरविंद घोष और बारिंदर घोष। कानपुर षड्यंत्र केस है 1924 में, साम्यवादी नेता मानवेंद्र नाथ राय, डांगे गुलाब अहमद। मेरठ षड्यंत्र केस 1929, 31 साम्यवादी नेता, 3 ब्रिटिश नागरिक। तो दोस्तों जो रामप्रसाद बिस्मिल है इनका संबंध किससे? काकोरी षड्यंत्र केस से। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, बहुत अच्छा प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग का सृजन कैसे हुआ? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा संसद द्वारा पारित अधिनियम से। ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग का सृजन संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ। यह भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के 10 जनवरी 1992 में गठित एक सांविधिक निकाय है। इसकी प्रथम अध्यक्ष सुश्री कांता पटनायक है। दोस्तों आपको एक तो ये याद रखना है कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका सृजन है वो भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम 10 जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। मतलब इसमें इसका संविधान में उल्लेख है। दोस्तों इसका गठन कब किया गया? 10 जनवरी 1992 को। इसकी प्रथम अध्यक्ष कौन थी? सुश्री कांता पटनायक। 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रश्न संख्या 20 है, अम्लीय वर्षा में वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है? बहुत ही अच्छा फैक्ट है दोस्तों ये। दोस्तों इसमें होता है 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। जब वर्षा के जल का पीएच मान 5.67 से कम होता है तब उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्सर्जित नाइट्रोजन के ऑक्साइड में व सल्फर के ऑक्साइड वायुमंडलीय यौगिकों से रासायनिक अभिक्रिया करके गंधक के अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं, जिनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। तो दोस्तों आपको यह भी ध्यान पड़ गया कि अम्लीय वर्षा क्यों होती है। तो दोस्तों अगर वर्षा के जल का पीएच का मान है वो 5.67 से अगर कम रहता है तो दोस्तों वह अम्लीय वर्षा के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 21 है, एक पिकोमीटर में
1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों, ये भी एक फैक्ट है दोस्तों, ये होता है ऑप्शन नंबर बी है, करेक्ट हो जाएगा। आप इसमें विवरण देख सकते हैं कि किसका मान किस प्रकार है, कि माइक्रो का मान क्या है, नैनो का, पिको का, फेरो का, एंगस्ट्रॉम का, ये इसका मान किस प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 30 है दोस्तों, ब्रिक्स देशों में कौन सा देश शामिल नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है ब्रिक्स देश, आपको बताना है ब्रिक्स देशों में शामिल कौन सा देश नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सिंगापुर। अब सिंगापुर क्यों नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स देशों का जो समूह है, ब्रिक्स देशों में सिंगापुर शामिल नहीं है। ब्रिक्स में निम्न देश शामिल है, कौन कौन से हैं, बी से ब्राजील, आर से रूस, आई से इंडिया, सी से चीन और एस से दक्षिण अफ्रीका। उद्देश्य क्या है, एक ध्रुवीय विश्व को प्रतिसंतुलित करना, मतलब जो विश्व है इसमें कुछ देश है वो एक संगठन बनाकर संपूर्ण विश्व पर अपना जो अधिकार जमाना चाहते हैं, उसको रोकने के लिए दोस्तों ये एक समूह है वो संचालित है, ब्रिक्स देश। ब्रिक्स में दोस्तों कौन है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, आयुष में कौन सी चिकित्सा पद्धति शामिल नहीं की गई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो उत्तर है वो हो जाएगा एलोपैथिक। नंबर 1 है एलोपैथिक। अब दोस्तों ये आयुष है, इसमें कौन कौन सी जो चिकित्सा पद्धति शामिल है, ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एच से सिद्धा और एच से होम्योपैथिक। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आप इसको समझ सकते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहाँ से कि आयुष में कौन सी चिकित्सा पद्धति शामिल नहीं है। ए से आयुर्वेद, वाई से योगा, यू से यूनानी, एच से सिद्धा और एच से होम्योपैथिक। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 32, प्रधानमंत्री जन धन योजना में कितने रुपए तक की ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिलती है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, तो दोस्तों इसकी सीमा है वो 5,000 रुपए है। केंद्र सरकार द्वारा देश के नागरिकों तथा बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने हेतु 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा की गई, जिसमें शून्य बैलेंस पर खाते व 5,000 रुपए की ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी उपलब्ध है। अब दोस्तों ये ओवरड्राफ्ट क्या होता है कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं है फिर भी आप 5,000 रुपए वो ओवरड्राफ्ट यानी अधिक पैसे निकाल सकते हैं। आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है फिर भी आप 5,000 रुपए वो अतिरिक्त अपने कार्य के लिए दोस्तों काम में ले सकते हैं, ये होता है ओवरड्राफ्ट। प्रश्न संख्या 33 है दोस्तों, राजस्थान का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। दोस्तों आप सबको पता है भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। क्यों कहलाता है, राजस्थान मैनचेस्टर भीलवाड़ा को कहा जाता है। राजस्थान में भीलवाड़ा जिला सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र होने के कारण राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र, तो दोस्तों कपड़े से समझिए, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित वृहत उद्योग है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न संख्या 34 है दोस्तों, ये एक गणित का प्रश्न है, ये साइकोलॉजी का, ये आपके मेंटेनेबिलिटी का कह सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न को हम यहाँ हल नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों इनको आप मिला सकते हैं। इस प्रश्न का उत्तर मैं बता देता हूँ, 20 किलोमीटर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर 1 मिनट। दोस्तों यहाँ हम केवल जनरल नॉलेज के प्रश्न है उन्हीं को हल करेंगे। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 35 है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे अगला देखते हैं दोस्तों, आप इनका समाधान है किस प्रकार है वो देख सकते हैं कि कौन से प्रश्न का उत्तर है वो कौन सा कैसे निकलता है। दोस्तों प्रश्न संख्या 36 का उत्तर है, मतलब कोई अंतर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 37, वन्य जीवों के पदचिन्हों की छाप लेने हेतु, वन्य जीव होते हैं उनके जो पदचिन्ह है उनकी छाप लेने हेतु पगमार्क पद्धति में प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टर ऑफ पेरिस का मुख्य अवयव क्या है। दोस्तों जो वन्य जीव होते हैं उनके जो पद चिन्ह होते हैं, पैरों के निशान, दोस्तों उनके पग का मार्क मतलब पद का चिन्ह है वो लेने के लिए दोस्तों जो प्लास्टर ऑफ पेरिस काम में लेते हैं वो है उसका मुख्य अवयव, उसके मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट, मतलब ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 है, सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किस भारतीय मूल के व्यक्ति को चुना गया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सुंदर पिचई। इसकी व्याख्या देखते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुंदर पिचाई है। सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्य नडेला है। पेप्सिको कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदिरा न्यूई है। अमेरिकी राज्य लुइजियाना के रिपब्लिकन गवर्नर बॉबी जिंदल है। आगे बात करें दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39, जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में निम्नलिखित कथन पढ़िए। 15 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग में डॉक्टर सत्यपाल व डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी विरोध में सभा आयोजित की गई थी।
जलियांवाला बाग में सभा पर गोलीबारी का आदेश जनरल डायर ने दिया गया था। तो दोस्तों आपको बताना इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा कथन ख सत्य है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये 15 अप्रैल 1919 की घटना है और ये सैफुद्दीन किचलू है, ये दोस्तों इनका तो संबंध है वो आंध्र प्रदेश राज्य को अलग राज्य का दर्जा देने से संबंधित था। 1952-53 की बात है, जहां 1956 में दोस्तों आपको राज्य पुनर्गठन आयोग भी गठन किया गया था, जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और यहाँ बात हो रही है 1919 की। तो दोस्तों क्या गलत हो जाएगा, केवल ख सही है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 पंजाब में रोलेट एक्ट का विरोध करने वाले दो स्थानीय कांग्रेसी नेताओं डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को 9 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया, जिसके विरोध में 10 अप्रैल को रैली निकाली गई, जिस पर गोलीबारी में कुछ आंदोलनकारी मारे गए। तो दोस्तों जो ये आंदोलन हुआ था ये सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी पर नहीं हुआ था, बल्कि जो रोलेट एक्ट है इसके विरोध में हुआ था। और इसमें जो रैली निकाली गई इसके विरोध में दोस्तों गोलीबारी की गई, जिसमें आंदोलनकारी मारे गए थे। इसके अलावा बात करें 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के दिन इस गिरफ्तारी व गोलाबारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई गई, जिस पर पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने बिना चेतावनी दिए निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। और दोस्तों ये जो आपका 13 अप्रैल 1919 को जो घटना हुई है ये जलियांवाला बाग के हत्याकांड के नाम से जानी जाती है, जो कि अमृतसर में जलियांवाला बाग जो था वहां पर यह घटना घटित हुई थी, जो पंजाब राज्य में स्थित है। दोस्तों यहाँ जो गोली चलाने का आदेश है किसने दिया था, गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर ने। और घटना कब की है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 40 है। भारत में वर्तमान में प्राकृतिक रूप से वन्य जीव चीता किस राज्य में पाया जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, किसी भी राज्य में नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो गया। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ प्राकृतिक रूप से पूछा है, मतलब खुले विचरण कहाँ है, चीता है वो खुला विचरण कहाँ करता है। तो दोस्तों कहीं पर नहीं, जहाँ पर भी है वो दोस्तों वो केवल एक के मतलब एज ए फॉर्मेलिटी रखा गया है, क्योंकि इनकी जाति है वो विलुप्त की अवस्था में है। दोस्तों प्रश्न संख्या 41 है, सुनामी कौन सी भाषा का शब्द है। सुनामी दोस्तों ये आपको सबको पता है जापानी शब्द है। सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी सु और नामी से मिलकर बना है, जिसमें सु का अर्थ होता है समुद्र तट और नामी का अर्थ होता है लहरें। मतलब सुनामी का मतलब हो गया समुद्र की लहरें। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 42, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 क किससे संबंधित। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, आप सबको पता है इनका संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। किससे है दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। अनुच्छेद 51 नहीं दोस्तों, 51 क। मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में भाग 4 क, दोस्तों भाग 4 नहीं भाग 4 क जोड़कर अनुच्छेद 51 क, यहां भी 51 केवल 51 नहीं 51 क 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। वर्तमान में संविधान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि शिक्षा से संबंधित है। और ये कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य होगा कि वे अपनी संतान को कम से कम शिक्षा की जो सुविधा वो उपलब्ध करवाए, ये उसमें जोड़ा गया है। अगली बात करें दोस्तों प्रश्न संख्या 43, राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है। राजस्थान में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है दोस्तों, तो दोस्तों इसका हो जाएगा लिग्नाइट कोयला। राजस्थान में लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। यह कोयला निर्माण की द्वितीय अवस्था होती है। यह भूरे रंग का होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले का क्षेत्र कहाँ है, बाड़मेर, कपूड़ी, जालिपा, बोथिया, गिरल, जोगेश्वर वाला, सोनाड़ी, भरका, सच्चा सौदा, सिणधरी, कुरला, बीकानेर में पलाना, बिरसिंगसर, गुड्डा, बीठजोक, नागौर में कसनऊ, इग्यार, मातासुक, मोकला। तो दोस्तों जो लिग्नाइट कोयला है राजस्थान में बाड़मेर, बीकानेर और नागौर क्षेत्र में ही अधिकतर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सिटीज किससे संबंधित है। CITES इसका संबंध है वो किससे, प्रश्न ये है। तो दोस्तों ये है संकटग्रस्त वन्य जीव व वनस्पति से। जो संकटग्रस्त वन्य जीव और वनस्पति होती है इससे इसका संबंध है। इसके बारे में व्याख्या पढ़ते हैं। सिटीज संकटग्रस्त वन्य जीव एवं वनस्पति से संबंधित है। साइट्स दोस्तों साइट्स बोल सकते हैं इसको। वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर देशों के बीच एक समझौता है। यह समझौता 1 जुलाई 1975 को लागू हुआ था। भारत ने इस समझौते पर हस्ताक्षर 18 अक्टूबर 1976 को किए थे। इस समझौते में भारत शामिल होने वाला 25वां देश था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 45, साबिन पुरस्कार किसके संरक्षण के लिए प्रदान किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। तो साबिन जो पुरस्कार है वो उभयचर के संरक्षण के लिए दोस्तों
प्रदान किया जाता है। उभयचर होता है जो जो दोस्तों जल में भी रहता है और स्थल पर भी रह सकता है। दोस्तों ऐसी जीव जंतु दोस्तों जो जल में भी रहते हैं और स्थल मंडल पर भी रहते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार आ चुका है, श्रीहरिकोटा में। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा श्रीहरिकोटा। इसरो का पहला और एकमात्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है। इसकी स्थापना 1972 में हुई। यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का पूरा नाम क्या है दोस्तों देख लो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का प्रक्षेपण केंद्र है। इसे श्रीहरिकोटा रेंज या श्रीहरिकोटा लॉन्गीज रेंज के नाम से भी जाना जाता है। 2002 में इसरो के पूर्व प्रबंधक और वैज्ञानिक सतीश धवन के मरणोपरांत उनके सम्मान में इसका नाम बदल दिया गया। कब बदला गया दोस्तों? 2002 में, जबकि इसकी स्थापना कब हुई है? 1971 में। तो दोस्तों आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न संख्या 47। हमारे राष्ट्रीय चिन्ह में सत्यमेव जयते किस स्थान पर अंकित है? तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा कि जो हमारा सत्यमेव जयते है वो कहां अंकित है? सबसे नीचे। अशोक चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है या प्रतीक है। इसको सारनाथ से मिली अशोक लाट से लिया गया। कहां से लिया गया है? सारनाथ से मिली अशोक लाट से। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में लिखा गया है। क्या लिखा गया है? राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह सत्यमेव जयते। कहां दोस्तों? जो राष्ट्रीय चिन्ह उसके नीचे सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है केवल सच्चाई की विजय होती है। सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? केवल सच्चाई की विजय होती है। बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है यहां से। सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? शब्द है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। और दोस्तों ये किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। और जो सारनाथ से मिली अशोक लाट है वहां से इस प्रतीक चिन्ह को, जो प्रतीक चिन्ह है वो उसको तो दोस्तों अशोक लाट से लिया गया है। और जो ये सत्यमेव जयते शब्द है उसको मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? केवल सच्चाई की विजय होती है। प्रश्न संख्या 48 है। योजना आयोग के स्थान पर वर्तमान में किस संस्था का गठन किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न यहां से भी बन सकता है। तो नीति आयोग, आप सब जानते हैं कि योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है, इसका गठन कर दिया गया है। अब बात करें योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा नीति आयोग का गठन कर दिया गया। यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा। उसे निर्देशात्मक व नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। दोस्तों ये थिंक क्या होता है? सोचना और विचारना से संबंधित जो दोस्तों कार्य है वो ये संस्था करेगी। दोस्तों ये जो आयोग है ये करेगा। दोस्तों योजना आयोग के स्थान में वर्तमान में नीति आयोग काम कर रहा है और नीति का नाम होता है, हिंदी में कहें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, अंग्रेजी में कहें नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, हिंदी में कहें राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। प्रश्न संख्या 49 है। कैलाश सांकला पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है दोस्तों। कैलाश सांकला पुरस्कार दोस्तों ये वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। अब ये कैलाश सांकला कौन है, किसके बारे में, इसके बारे में जानते हैं। कैलाश सांकला पुरस्कार पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा कौन कर देता है? पर्यावरण और वन मंत्रालय इसको देता है, द्वारा वन्यजीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। कैलाश सांकला एक भारतीय प्रकृतिवादी और संरक्षणवादी थे। इनको भारत का टाइगर मैन, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है दोस्तों। कैलाश सांकला को भारत का टाइगर मैन के नाम से भी जाना जाता है। 1996 में कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्यजीव पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई। 1996 में कैलाश सांकला राष्ट्रीय वन्यजीव पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या दोस्तों 50 है। भारतीय नौसेना में शामिल नवीन विमान वाहक युद्धपोत का नाम क्या है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना में शामिल नवीन विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य, यह पूर्व सोवियत विमान वाहक एडमिरल गोर्शकोव का नया नाम है जो भारत को दिया गया है। इससे 16 नवंबर 2013 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। दोस्तों ये प्रश्न थे आपके कार्यालय उपवन संरक्षक उदयपुर दोस्तों, इसके द्वारा 2016 में वनपाल भर्ती 2016 के नाम से जो पेपर हुआ था, इन प्रश्नों को दोस्तों मैंने आपके सामने रखा है। दोस्तों ये प्रश्न अगर आपको दोस्तों अच्छे लगे हैं और इसमें आपको कुछ सीखने को मिला है तो दोस्तों आप कमेंट में जरूर लिखें। और आप अगर कमेंट में कहेंगे कि हाँ आगे भी इस प्रकार का मॉडल पेपर बनना चाहिए तो ही दोस्तों हम इस पेपर के आगे मॉडल पेपर बनाएंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसके बाद में जो भी वीडियो आएगा उसकी जानकारी आपको तुरंत नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।